ये कहानी है नागिस्तान की, जहां नागलोक की तरह ही नाग नागिन के जोड़े रहा करते थे। कहने को तो वो जगह नागलोक की तरह ही थी, मगर दोनों जगह के नाग नागिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। नागिस्तान के नाग नागिन नागलोक के नाग नागिन से बहुत नफरत करते थे। आए दिन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। कोई कहता था नागिस्तान के लोग अधिक अच्छे हैं, तो कोई कहता नागलोक के। और फिर सालों पहले अचानक नागिस्तान नागलोक से दूर जाकर पृथ्वीलोक पर किसी सुनसान जंगल में आकर बस गया। पृथ्वीलोक के लोग नागिस्तान को शिवजी की कृपा समझकर पूजने लगे और धीरे धीरे नागिस्तान एक बहुत बड़ा गांव बन गया। कहानी की शुरुआत होती है। दुल्हन बनी एक बहुत सुंदर लड़की को किसी ने रस्सी से बांधकर एक अंधेरी गुफा में कैद कर रखा है। कपड़े से उसका मुंह बंधा हुआ है और वो रो रही है। दूसरे दृश्य में शादी की तैयारियां चल रही हैं और मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। दुल्हन के चेहरे पर घूंघट है और वो मुस्कुराती है। अब आएगा मजा। दुल्हन सामने देखती है और शैतानी हंसी हंसती है। ये बात 15 साल पहले की है, जब नागिस्तान गांव में नागराज और नागरानी का जोड़ा रहता था और उनके घर 2 जुड़वा नागिनों ने जन्म लिया था। कहने को तो वो चेहरे से जुड़वा ही थी, मगर दोनों का शरीर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। प्रिय, ये शिव का कैसा कहर है हम पर। संतान के नाम पर केवल ही 2 बच्चियां ही दी हैं, और वो भी इस रूप में। नागराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर ये हमारी बच्चियां हैं और ये ऐसी हैं तो इनमें इनका क्या दोष? मगर ये उम्र भर तो ऐसे नहीं रह सकती है ना। हमें आखिर कुछ तो करना ही होगा। आप क्या सोच रहे हैं? नागराज नागिस्तान के सबसे बड़े वैद्य को बुलाते हैं और दोनों बच्चियों को दिखाते हैं। वैद्य जी, अब केवल आपके ही हाथ में है। क्या मेरी दोनों नागिनों का शरीर एक दूसरे से अलग हो सकता है? जी नहीं नागराज, ये काम मेरे बस का नहीं है। ये तो प्रकृति की रचना है। हाँ, मगर आप पास के गांव के सबसे बड़े वैद्य से बात कर सकते हैं। उनके पास जरूर कोई उपाय होगा। नागराज नाग गंगाराम को भेजकर उस बड़े वैद्य को बुलवाते हैं और दोनों नागिनों को अलग करने की बात कहते हैं। हा 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 हा। नागराज, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम वैद्य लोग केवल जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। ये सब आता तो आज यहाँ थोड़े ही होते। हा 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 हा। मूर्ख वैद्य, हमारी लाचारी का मजाक बनाता है। गंगाराम, इस दुष्ट को अभी मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। क्षमा करे नागराज, मेरा गलत मतलब नहीं था, मगर मैंने सुना है कि नागलोक के हकीम के पास जरूर इसका उपाय मिलेगा। आप उनसे बात करिए। और वैद्य वहां से चला जाता है। नागिस्तान का नागराज नागलोक जाता है और नागलोक के राजा के सामने अपनी बात रखता है। मैंने सुना है कि नागलोक के हकीम के पास मेरी जुड़वा नागिनों को अलग करने का उपाय है। नागलोक के नागराज तो तू आज आ ही गया मेरे पास। देखो तो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। नियति ने तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर ही दिया। एक बार नागलोक के राजा नागराज का बेटा बीमार था और वो नागिस्तान जाकर वहां के नागराज से मदद मांगते हैं। तो आज तू आ ही गया यहाँ मेरे झुकने। तुझे क्या लगता है मैं तेरे इन मगरमच्छ जैसे आंसुओं पर विश्वास कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ यहां से। आज तुम मेरे दुख पर हंस रहे हो ना, देखना एक दिन तुम मेरी जगह खड़े होगे और तब मैं तुम पर हंसूंगा। देखा तुमने वक्त अपना खेल कैसे खेलता है। मगर मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नागिस्तान का नागराज बहुत खुश होता है। मगर मेरे नागलोक में तुम्हारी जुड़वा बच्चियों का कोई इलाज नहीं है। मगर मैं बता सकता हूं कि वो ठीक कैसे होंगी। तुम्हें इसके लिए 10 साल तक लगातार शेषनाग की पूजा करनी होगी, और अगर वो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए तो वो तुम्हारी बच्चियों के शरीर को अलग जरूर करेंगे। और नागराज नागिस्तान लौटकर आ जाता है और नागरानी को पूरी बात बताता है। प्रिय,
अब मैं पहाड़ों में तपस्या करने जा रहा हूँ और अब 10 वर्षों के बाद ही लौटूंगा। अपने बच्चों के लिए ये तपस्या मुझे करनी ही होगी। और फिर नागरानी ही अकेले दोनों जुड़वा नागिनों का ख्याल रखने लगी और नागरानी ने दोनों के नाम बहुत प्यारे भी रखे, एक नागिन विशाखा और दूसरी शलाखा। जैसे जैसे नागिनें बड़ी हो रही थीं, उनकी शैतानियां भी बढ़ रही थीं। विशाखा हमेशा ही शलाखा को तंग करती थी। जब शलाखा सो जाती थी तो विशाखा आधा लड्डू खाकर उसके पास रख देती और खुद सो जाती। और जब नागरानी देखती तो, शलाखा, मैंने कितनी बार समझाया है कि लड्डू नहीं खाने हैं, पर तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानती। पर माँ, मैंने तो लड्डू को हाथ भी नहीं लगाया था। अरे, तू झूठ भी बोलने लग गई। देखो माँ, शलाखा तो बिगड़ रही है। और विशाखा शलाखा को यूं ही चिढ़ाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का समय था। विशाखा को फिर से शैतानी सूझी और वो शलाखा को खींचकर नदी किनारे ले गई और खुद नदी में पांव डालकर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाकर शलाखा को उठाने लगी। उठ शलाखा, जल्दी उठ, देख हम कहाँ आ गए। और ये बोलकर पानी में पांव लटकाकर सोने का नाटक करने लगी। और शलाखा उठकर देखती है, अरे ये तू हमें कहाँ ले आई पागल लड़की। तभी नागरानी वहां आ जाती है और विशाखा को पानी के अंदर लटका हुआ देखती है तो भागकर विशाखा को पानी से बाहर निकालती है और शलाखा को जोर से एक थप्पड़ मारती है। तेरी शैतानियां अब इतनी बढ़ गई हैं कि आज तू तेरी ही बहन को डुबाने यहाँ ले आई। वो तो मैं समय पर आ गई, वरना तू तो विशाखा को मार ही डालती। विशाखा नाटक करते हुए, माँ, मैं यहाँ कैसे? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना। माँ, आप गलत समझ रही हैं। यहाँ मैं इसे नहीं बल्कि ये मुझे लेकर आई थी। रोते हुए, चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने बहुत परेशान कर दिया मुझे। जल्द ही शेषनाग तुम्हारे पिता की तपस्या से प्रसन्न हो जाएं, तो तुम दोनों का शरीर अलग हो जाएगा और फिर मैं तुम दोनों की ही शादी किसी जंगली जानवर से कर दूंगी। माँ, जंगली जानवर से? हाँ, और अब जब तुम दोनों ऐसे ही शैतानियां करोगी तो वो तुम दोनों को ही खा जाएगा। माँ, आप हमें डराना बंद करो। और तीनों वापस घर पहुंच जाते हैं। अच्छा माँ, ये शादी क्या होती है? शादी नहीं पता तुझे बुद्धू? शादी में बहुत सारे लोग आते हैं और नृत्य करते हैं। विशाखा उठकर नृत्य करने लगती है और शलाखा भी उसके साथ उठ जाती है। नहीं, रुक जाओ, मुझे नहीं नाचना, बंद करो इसे। माँ, इसे रोको ना, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती हैं। बस करो दोनों, शांति से बैठो यहाँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी में दो बहुत प्यारी नागिनें हैं, एक विशाखा और एक शलाखा। दोनों नागिनें बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बातें सुनने लगी। विशाखा और शलाखा दोनों जुड़वा बहनें थी, मगर दोनों का शरीर अलग था। पर माँ, हम तो जुड़े हुए हैं। हाँ, पर कहानी में तुम अलग हो। और जंगल में एक दिन दो राजकुमार आते हैं। एक थोड़ा मोटा था और एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा। दोनों नागिनों को राजकुमारों से प्रेम हो गया और प्रेम होने के बाद उनकी हुई शादी और शादी में नृत्य भी हुआ। और फिर विशाखा और शलाखा शादी करके उन राजकुमारों के साथ चली गई। ये क्या माँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन सी नागिन की शादी उस लंबे और सुंदर राजकुमार से हुई। अब वो तुम दोनों ही जानो कि किसकी शादी किससे हुई। और हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। देख ना शलाखा, उस सुंदर राजकुमार से तो मैं ही शादी करूंगी। कहानी में तो मैं इसे नहीं जीतने दूं और उससे तो मैं ही शादी करूंगी। और दोनों फिर से लड़ पड़ती हैं। अगले दिन शलाखा सोकर उठती है और बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया। शलाखा, तुम्हारी शैतानियां फिर से शुरू हो गई। और बाहर जाकर देखती है और चौंक जाती है। शलाखा जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है और नागरानी गुस्से से बाहर आती है। शलाखा, तुम कब अपनी आदतों से बाज आओगी? मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। अब सुबह सुबह क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया माँ, आप ये देखो हम दोनों को क्या हो गया है। और नागरानी देखती है कि वहां सिर्फ शलाखा थी।
विशाखा नहीं। सलाखा और विशाखा का शरीर अलग हो गया था और सलाखा का शरीर हल्के नीले रंग का हो जाता है। नागरानी बाहर जाकर विशाखा को देखती है तो विशाखा बाहर बेहोश पड़ी थी। हे शिव शंभु, आपकी कृपा से मेरी बच्चियों का शरीर अलग हो गया है। मगर विशाखा को बेहोश देख नागरानी उदास होती है। माँ, तुम हमेशा विशाखा को ही क्यों प्यार करती हो? सलाखा, ऐसा नहीं है, पर इस समय भी तुम्हें खुद की ही पड़ी है। देखो, तुम्हारी बहन बेहोश है। माँ, तुम्हें यह चीज नजर आ रही है, मगर यह नहीं दिखाई दे रहा कि मेरा शरीर का रंग बदल गया है। सलाखा रोने लगती है। हाँ, मैंने इस चीज पर गौर क्यों नहीं किया। नागरानी सलाखा और विशाखा दोनों को देखती है। विशाखा रंग में एकदम साफ थी, जबकि सलाखा का रंग नीला पड़ चुका था। हे शिव शंभु, ये कैसी लीला है तेरी। ये मेरी बच्चियों को क्या हो गया है। तभी विशाखा को भी होश आ जाता है। माँ, देखो, हम दोनों ठीक हो गए हैं। सब भोलेनाथ की कृपा है बच्चों। तुम्हारे बाबा ने जो कड़ी तपस्या की थी, उसी की वजह से आज तुम दोनों को नया जीवन मिला है। और नागरानी सलाखा और विशाखा के अलग होने की खुशी में दावत रखती है। सब लोग दावत का आनंद उठा रहे थे कि तभी वहां कोई लंबे बालों वाला साधु आता है। माँ, बाहर कोई साधु आया है। नागरानी उसके लिए भी खाना लेकर जाती है और जैसे ही साधु को देखती है, उसके हाथ से खाना गिर जाता है। स्वामी, आप लौट आए हैं स्वामी। बच्चों, ये कोई साधु बाबा नहीं, तुम्हारे पिता नागराज है। आज इनकी वजह से ही तुम्हें ये नया जीवन मिला है। और नागराज बिना कुछ बोले ही चुपचाप अंदर चला जाता है। नागरानी नागराज से बात करने की बहुत कोशिश करती है, मगर नागराज कुछ नहीं बोलते और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नागराज रोज सलाखा और विशाखा को आपस में लड़ता देखते हैं। शायद उस भविष्यवाणी का असर अब शुरू हो चुका है। एक दिन सलाखा विशाखा नदी से पानी भरने जाती हैं। हर बार विशाखा मुझे माँ से डांट खिलाती है, क्यों ना आज मैं इसे तंग करूं? और सलाखा देखती है कि नदी में बहुत तेज पानी की एक लहर आ रही थी। सलाखा को तैरना आता था, मगर विशाखा को तैरना नहीं आता था। इसलिए सलाखा ने विशाखा की मटकी वापस पानी में डाल दी। तूने ऐसा क्यों किया सलाखा की बच्ची? रुक जा तू, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। विशाखा नदी में मटकी लेने उतरती है, मगर सलाखा तुरंत बाहर आ जाती है और तभी वो पानी की लहर विशाखा को बहाकर दूर ले जाने लगती है। ये देख सलाखा बहुत तेज डर जाती है। मदद करो, मेरी कोई मदद करो, विशाखा डूब रही है। तभी नागराज वहां से गुजर रहे थे और वो तुरंत नदी में कूदकर विशाखा को बाहर ले आते हैं और विशाखा नागरानी को सारी बात बताती है। क्या करूं मैं इस लड़की का जो ये सुधर जाए? माँ, हर बार विशाखा मस्ती करती है, मगर आप उसे कुछ नहीं कहती। आज मैंने थोड़ी सी मस्ती की तो आप मुझे मार रही हो। तभी नागराज बोल पड़ते हैं। चुप एकदम, सब चुप रहो। ये सब उसी भविष्यवाणी की वजह से हो रहा है। कौन सी भविष्यवाणी स्वामी? जब मैं पहाड़ की चोटी पर बैठकर शेषनाग की पूजा कर रहा था, तब वहां एक भविष्यवाणी हुई। नागराज पहाड़ी पर बैठकर शेषनाग की तपस्या करते हैं और 10 साल बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शेषनाग वहां प्रकट होते हैं। बोलो नागराज, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कड़ी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। हे शेषनाग, मेरी बच्चियों के शरीर की उस विकृति को दूर कर उन्हें अलग अलग जीवन प्रदान कर दीजिए। अवश्य नागराज, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। मगर क्या शेषनाग? मैं तुम्हारी लड़कियों का जुड़ा हुआ शरीर तो अलग कर सकता हूं, मगर उनकी जुड़ी हुई किस्मत को नहीं। मैं कुछ समझा नहीं देव। समय आने पर सब समझ जाओगे। और शेषनाग सलाखा और विशाखा को अलग होने का वरदान देकर वहां से गायब हो जाते हैं और तभी वहां पर एक भविष्यवाणी होती है। सलाखा विशाखा का देह तो एक दूसरे से अलग हो गया, मगर यदि ये दोनों एक साथ रहीं तो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएंगी। देखना,
तुम नागराज, ये दोनों नागिनें बहुत जल्द ही एक दूसरे का काल बनकर आएंगी। ये सुनते ही नागराज के कदम लड़खड़ा जाते हैं। नागरानी, इसलिए मैं इतने दिनों से कुछ नहीं बोल रहा था और मैंने इन दोनों बच्चियों के व्यवहार में उस भविष्यवाणी को सच होते देखा है। नहीं नहीं स्वामी, ये दोनों तो छोटेपन से ही ऐसी है। खास करके ये सलाखा तो बहुत बदमाश है। नागरानी, हमें दोनों को एक दूसरे से अलग करना ही होगा। पास के शहर में मेरी बहन सुलेखा रहती है। उन दोनों में से एक को मेरी बहन के पास भेज देते हैं। मगर वहां कौन जाएगा? ये निश्चय कैसे होगा? उसका उपाय है मेरे पास। और नागराज सलाखा और विशाखा को बुलाकर नागिस्तान में एक प्रतियोगिता का ऐलान करते हैं। आज मैं मेरी दोनों बच्चियों में प्रतिस्पर्धा रखूंगा। जो भी उसे जीतेगी उसे शहर में पढ़ने भेज दिया जाएगा। ये प्रतिस्पर्धा तो मुझे जीतनी ही होगी। आज तो मैं तुझे नहीं जीतने दूंगी सलाखा की बच्ची। मैं तुम तीनों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। तुम्हें उसका जवाब लिखकर मुझे देना होगा। जो कोई भी ज्यादा सही जवाब देगा वो शहर पढ़ने जाएगा। और नागराज दोनों से प्रश्न करते हैं और दोनों अपना उत्तर अपनी पर्ची में लिख रही थी। मुझे चालाकी से सलाखा से अपनी पर्ची बदलनी होगी क्योंकि इसने सभी प्रश्न सही किए होंगे। और विशाखा सलाखा से अपनी पर्ची बदल लेती है। इस चुनौती का परिणाम आ चुका है और जो नागिन शहर जाकर पढ़ाई करेगी वो है सलाखा। सलाखा बहुत खुश होती है। ये कैसे संभव है? मैंने तो सलाखा से पर्ची बदल ली थी। तभी वहां सलाखा आती है। मैं जानती थी कि तुम जरूर कोई चालाकी करोगी, इसलिए मैंने मेरी पर्ची में सवाल ठीक किए ही नहीं थे। और विशाखा मन ही मन चिढ़ जाती है। नागराज और नागरानी सलाखा को उसकी बुआ सुलेखा के पास शहर भेज देते हैं और विशाखा वहीं नागिस्तान गांव में रह जाती है। समय बीतता गया। सलाखा बड़ी हो रही थी, मगर सलाखा के शरीर का नीला रंग उसे बाकियों से बहुत अलग बनाता था। एक दिन सलाखा सुलेखा से कहती है, बुआ जी, मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल में सब मुझे नीली गाय बुलाकर चढ़ाते हैं क्योंकि मेरा रंग नीला है और मैं गाय जितनी सीधी हूँ। सुलेखा हंसती है। नहीं बच्ची, तुम तो सबसे स्पेशल हो। और उधर विशाखा सलाखा के शहर जाने की वजह से रोज चला करती थी। दूर गुफा में बैठा एक आदमी ये सब अपने पानी से भरे प्याले में देख रहा था। तभी उसके पास बैठा गिरगिट बोलता है, बाबा आप क्या देख रहे हैं? वो आदमी एक शैतान तांत्रिक कटकानंद बाबा था। मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों नागिनों में से वो कमजोर कड़ी कौन सी होगी जिसके सहारे मैं नागिस्तान और नागलोक दोनों पर राज कर सकूंगा। हा 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 हा। राज? पर बाबा वो कैसे? तू बस देखता जा। इस कटकानंद का प्रकोप जल्द ही नागिस्तान पर पड़ने वाला है। साल बीतते चले गए। सलाखा और विशाखा दोनों ही जवान हो चुकी थी। एक दिन सलाखा बाहर जा रही थी कि उसका दुपट्टा किसी की बाइक में उलझकर फट गया और उसकी नीली सूरत सबके सामने आ गई। ये देख आसपास खड़े सब लोग जोर से हंसने लगे। देखो देखो, ये लड़की तो नीले रंग की है। अरे मैडम, कोई और रंग का भी ऑप्शन था क्या? सलाखा ये सब देखकर रोने लग जाती है। वहां एक लड़का आता है और अपना स्कार्फ उतारकर सलाखा के चेहरे को ढक देता है। ठीक है आप? सलाखा रो रही थी। लड़का सलाखा का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। कौन हो तुम? मेरा नाम मिहिर है। मैं आपको घर छोड़ दूं? और मिहिर सलाखा को घर छोड़ देता है। अगले दिन सलाखा कॉलेज में जाती है तो कॉलेज में सभी उसको नीली गाय कहकर चिढ़ाने लगते हैं और एक लड़का सामने बोर्ड पर नीली गाय का चित्र बनाकर चिल्लाता है, देखो देखो, वो रही नीली गाय। सलाखा शर्म की वजह से नीचे देख रही थी और वो लड़के की आवाज सुनकर ऊपर मुंह कर देखती है तो चौंक जाती है। सामने खड़ा वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जिसने कल सलाखा की मदद की थी। ये तो मिहिर है। सलाखा देखती है कि सामने ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा लड़का वही है जिसने कल उसको लोगों से बचाया था। ये देख सलाखा रोते हुए क्लास से बाहर जाने लगती है, मगर मिहिर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे मैडम,
तो ये आपके शरीर पे नीला रंग होली के दिन आया था, या आपकी मम्मी ने नहलाते वक्त आपको नील भरी बाल्टी में डुबो दिया था? ये सुनते ही सलाखा मिहिर को जोरदार चाटा मार देती है। बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती? और वहां से बाहर भाग जाती है। इसकी इतनी हिम्मत कि मिहिर पर हाथ उठाया इसने। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ ना यार मिहिर, गुस्सा क्या करता है, जाने देते हैं। और मिहिर रुक जाता है। मगर मैं उस लड़की को सबक तो सिखा कर ही रहूंगा। सलाखा रोती हुई कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठ जाती है। शिव जी, मुझे ही ऐसा क्यों बनाया आपने? मैं तो हमेशा से आपकी अच्छी बच्ची बनकर रही हूँ ना, फिर मुझे ये ऐसा अजीब सा रूप क्यों दिया आपने? इससे अच्छा तो मुझे उठा लेते आप। तभी पेड़ के अंदर से उसे एक आवाज आती है। क्यों परेशान हो बेटी? कौन है? कौन है? और पेड़ में एक बड़ा काला सांप निकलकर बाहर आता है। कौन है आप? मैं तुम्हारे शिव जी का ही दूत हूँ। उनसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं गई और मुझे यहाँ भेज दिया। बताओ क्या हुआ? हे नाग, ये मेरे शरीर का विचित्र सा रंग मेरा लोगों के सामने केवल मजाक बनाता है। बेटी तुम एक नागिन हो। ये रूप रंग तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व से दूर नहीं कर सकते हैं। तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारे जीवन का मकसद किसी के जीवन को बचाना है। किसी के जीवन को बचाना? मगर किसके? तभी वो सांप वहां से गायब हो जाता है और सलाखा भी रोना बंद कर देती है। नाग सही कह रहे थे। इन बेवकूफ लोगों की बात सुनकर मुझे रोना नहीं चाहिए। आखिर मैं एक नागिन हूँ। तभी सलाखा के पीछे खड़े पेड़ के पीछे एक हाथ नजर आता है। सलाखा नहीं जानती थी उसकी बातें कोई छिपकर सुन रहा था और सलाखा वहां से चली जाती है। गुफा में कटकानंद और गिरगिट बैठे होते हैं। बाबा, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? अब वक्त आ गया है तुम्हारा नागिस्तान में जाने का। क्या मैं वहां जाऊंगा? हाँ, तू जाएगा। मेरा लक्ष्य वहां तेरा इंतजार कर रहा है। और कटकानंद गिरगिट पर मंत्र फूंककर उसे एक लड़के में बदल देता है और गिरगिट नागिस्तान की ओर निकल जाता है। जब तक ये एक नागिस्तान मेरे कब्जे में नहीं होगा तब तक मैं नागलोक पर हमला नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं दोनों पर राज करूंगा। हा 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 हा। विशाखा बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से नागिस्तान में उसके रूप के अत्यधिक चर्चे थे। लेकिन ये बात विशाखा के लिए काफी नहीं थी। सलाखा का शहर जाकर पढ़ना विशाखा के लिए कोई जंग हारने जितना बुरा था, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई। विशाखा बेटा, आओ तो मेरे पास बैठो। नहीं, मुझे नहीं बैठना है। मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों के साथ रह रहकर। वहां वो सलाखा शहर में चली गई और मैं यहाँ इस गंदी सी जगह पर रह गई। ऐसा नहीं बोलते मेरी बच्ची। पर विशाखा गुस्से में वहां से जंगल की ओर चली जाती है। तभी उसे किसी लड़के की चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। विशाखा देखती है ऊपर पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे एक कुत्ता खड़ा होकर उस पर भौंक रहा था। ये देख विशाखा बहुत तेज हंसती है। तुम एक कुत्ते से डरकर पेड़ पर जा बैठे? और विशाखा कुत्ते को सहलाकर वहां से हटा देती है और वो लड़का नीचे आ जाता है। शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो तुम पूरे दिन पेड़ से ही लटके रहते, डरपोक। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। वैसे मेरा नाम गिरीश है। हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे निकालता है। मेरा नाम विशाखा है। पर ये तुमने हाथों में दस्ताने क्यों पहने? क्या इतनी सर्दी लगती है तुम्हें? नहीं नहीं, वो मुझे एलर्जी है ना, इसीलिए मैं हाथ हमेशा ढक कर रखता हूँ। ठीक है गिरीश, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। और विशाखा वहां से चली जाती है। मैं ठीक जगह पहुंच गया हूँ बाबा, और वो नागिन भी मुझे मिल चुकी है। शाबाश मेरे गिरगिट। और गिरीश अपने दस्ताने उतारकर हाथों को देखता है। गिरीश के हाथों का रंग गिरगिट की तरह ही बदलने लगता है। मुझे इसमें मजा आएगा। सलाखा अपने घर लौट रही थी, तभी उसे लगता है उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और सलाखा अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है और मुड़कर देखती है तो उसके पीछे 4-5 लड़के चल रहे थे। ये देख सलाखा भागने लगती है और लड़के भी सलाखा के पीछे भागते हैं। अरे देखो नीलपरी कैसे भाग रही, पकड़ो उसे। तभी सलाखा की आंखें नागिन वाली हो जाती हैं।
लगता है ये जमाना मुझे मेरे विकराल रूप में लाकर ही रहेगा। और जैसे ही सलाखा नागिन रूप में आने वाली होती है, गली के अंदर से एक हाथ निकलकर आता है और सलाखा को पकड़कर खींच लेता है और वो लड़के सलाखा को नहीं ढूंढ पाते। सलाखा देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। हाय, मेरा नाम मृणालिनी है। वो मैं यहाँ से गुजर रही थी और आपको मुसीबत में देखा तो बचाने आ गई। सलाखा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और मृणालिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मृणालिनी के पास वही लड़के आते हैं जो सलाखा के पीछे भाग रहे थे। मृणालिनी उन्हें पैसे देती है। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। और फिर एक संदेश भेजती है। जैसा आपने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। अब आगे क्या करना है? शाबाश लड़की, अब बस कैसे भी तुम्हें इस नागिन की परछाई बनकर रहना है और उसका विश्वास जीतना है। ठीक है। वो आवाज गुफा में बैठे कटकानंद की थी। मेरा दूसरा मोहरा भी अपनी चाल चलने लग गया है। हा 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 हा। सलाखा घर लौटती है और कमरे में आराम करने जाती है कि तभी उसे खिड़की से घर के नीचे मिहिर खड़ा दिखाई देता है। अरे, ये मिहिर यहाँ क्या कर रहा है? मिहिर बस खड़ा होकर सलाखा को घूरे जा रहा था। ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी सलाखा, मैंने आज जो भी किया उसके लिए। वो मैं बस मेरे दोस्तों के सामने थोड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अभी जाओ तुम यहाँ से, कल कॉलेज में बात करते हैं। नहीं, तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे माफ किया या नहीं? मिहिर प्लीज जाओ यहाँ से, नहीं तो बुआ जी आ जाएंगी। मिहिर अपनी जेब से एक बोतल निकालता है। सलाखा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर तुमने ना किया तो मैं जहर पी लूंगा। मिहिर, क्या तमाशा है ये सब? सलाखा, बस हाँ या ना। मुझे तुम पसंद हो उस दिन से जब मैंने बाजार में तुम्हें देखा था, क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो। मिहिर, वो मैं, हाँ तुम अच्छे हो। सलाखा, हाँ या ना? हाँ मिहिर, आई लाइक यू। अब जहर फेंक दो। मतलब तुम जहर फेंकने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो? और मिहिर बोतल खोलकर जहर पी लेता है। ये देख सलाखा दौड़ती हुई नीचे उसके पास आती है। मिहिर नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? और मिहिर को गले लगा लेती है। आई लव यू नीलगाय। ये सुनते ही सलाखा चौंक कर मिहिर को धक्का मारती है और देखते ही देखते वहां सलाखा के कॉलेज के ढेर सारे लड़के लड़कियां आ जाते हैं। ये सब क्या है मिहिर? तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्यार? माय फुट, मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने, ये बस उसी का बदला है। वाह मिहिर, क्या बदला लिया है। नीलगाय तो एकदम सफेद हो गई, देखो। सब हंसने लगते हैं और सलाखा बहुत तेज रोने लगती है। आई हेट यू मिहिर, आई हेट यू। आई हेट यू टू। चलो यहाँ से अब। और सब वहां से चले जाते हैं। सलाखा भी कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। तभी सलाखा की परछाई आईने में से बोलती है। उदास मत हो सलाखा, उस नाग की बात ध्यान कर। तेरे जीवन का मकसद किसी का जीवन बचाना है, तो उस मकसद के लिए हिम्मत रख। और सलाखा सो जाती है। कटकानंद की गुफा में तभी एक मोरनी उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। आ गई तुम, और कोई खबर? वो मोरनी इंसान के रूप में आती है, जो और कोई नहीं बल्कि मृणालिनी ही थी। नहीं बाबा, खबर तो कोई नहीं है, पर मुझे अधिक शक्तियां चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरा हाल भी मेरी बहन जैसा हो जाए। और कटकानंद उसे अधिक शक्तियां दे देता है और तभी वहां गिरीश भी आ जाता है। सुनो मेरे सिपाहियों, ये खेल खेलने से पहले तुम्हें इस खेल को जानना बहुत जरूरी है। हाँ बाबा, बताइए ना कि आखिर आप चाहते क्या हैं? नागिस्तान और नागलोक पहले बहुत करीब थे, मगर मेरे गुरु थे कौशिक। जब बाबा कौशिक अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे, तब नागलोक की नागरानी पृथ्वीलोक पर आई थी, और उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि नागिस्तान और नागलोक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऐसा क्या हुआ था बाबा? समय आने पर पता लग जाएगा। अब उन दो दुश्मनों की दुश्मनी के जरिए मुझे दोनों लोगों की शक्तियां और नागमणि हासिल हो सकती हैं, और फिर मैं बन जाऊंगा सबसे शक्तिशाली। हा 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 हा।
अगले दिन सलाखा कॉलेज जाती है तो देखती है कॉलेज में कोई भी नहीं था। अरे कॉलेज खाली क्यों है? कहीं कोई छुट्टी तो नहीं है? तभी पीछे से कोई सलाखा को धक्का मारकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। सलाखा अंधेरे कमरे में जाकर गिरती है और बाहर देखती है तो उसे धक्का मारने वाला लड़का मिहिर ही था। खोलो इसे, मुझे बाहर आने दो। आखिर तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो मिहिर? पर मिहिर और उसके दोस्त दरवाजा नहीं खोलते और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। सलाखा अधिक परेशान हुए बिना ही अपने नागिन रूप में आ जाती है और कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर वापस लड़की बन जाती है। कुछ देर बाद, काफी देर हो गई हमें, अब उसे वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। पता चले हमारी नीलगाय मैडम बेहोश हो गई तो फिर हम मस्ती किसके साथ करेंगे। और सभी जाकर कमरा खोलते हैं और अंदर जाकर सलाखा को ढूंढते हैं। अरे मिहिर, यहाँ तो कोई भी नहीं है और दरवाजा तो बाहर से बंद था। आखिर वो चली कहाँ गई? तभी सलाखा आकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अब बैठे रहो तुम अंदर ही, शैतान कहीं के। और हंसते हुए चली जाती है। मिहिर ये देख मुस्कुराता है। अरे वाह, तो मैडम में ये वाले अदाएं भी हैं। अब आएगा असली मजा। अब मुझे इनसे दबने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी तंग करेगा तो मैं उसे अपनी भाषा में जवाब दूंगी। विशाखा रोज की तरह जंगल में टहल रही थी। तभी विशाखा को गिरीश नजर आता है। अरे आज भी तुम यही हो? हाँ, मैं किसी चीज की तलाश में हूँ, इसलिए जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी मैं यहाँ आता रहूंगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है वो? अब वो एक खास जड़ी बूटी चाहिए थी मुझे। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। और विशाखा उसके सामने नागिन रूप में आ जाती है। ये देख गिरीश डरने का नाटक करता है। क्या तुम एक नागिन हो? विशाखा वापस मानव रूप में आ जाती है। हाँ, मैं नागिस्तान की राजा की बेटी हूँ। ओह, वही राजा जिनकी 2 जुड़वा बेटियां थी। हाँ। तो वो तुम्हारी बहन कहाँ है? कौन बहन? मेरी कोई बहन नहीं है और मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। गिरीश विशाखा के हाथ पर हाथ रखता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। विशाखा, मुझे अपना दोस्त मानो और बताओ मुझे क्या हुआ है। और विशाखा गिरीश को सब बताती है। और फिर माँ बाबा ने उसे शहर में भेज दिया और मैं यहीं रह गई। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ विशाखा, पर क्या तुम्हारा मन नहीं करता ये पता करने का कि तुम्हारी बहन आखिर शहर में कैसी जिंदगी जी रही होगी? और ये सुनकर विशाखा सोच में पड़ जाती है और गिरीश मुस्कुराता है। अब आएगा असली मजा। जैसा बाबा ने कहा था, मैंने ठीक वैसा ही दोनों बहनों के बीच चिंगारी तो लगा दी है। और विशाखा घर लौट आती है और बस सलाखा के बारे में ही सोचती रहती है। गिरीश सही कह रहा था, मुझे बाबा से बात करनी होगी। और विशाखा नागराज के पास जाती है। बाबा, मुझे भी शहर जाना है। नागराज ये सुनते ही चौंक जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों बाबा, मैं शहर क्यों नहीं जा सकती, जबकि वो सलाखा तो वहाँ मजे से रह रही होगी। बेटा, वो तुम्हारी बहन है। हाँ, कैसी बहन? वो बहन जो सालों से हमसे मिलने तक नहीं आई। नागराज ये सब सुन रहे थे कि तभी उन्हें वो भविष्यवाणी याद आती है। अगर तुम्हारी दोनों नागिनें एक साथ रही तो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएंगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा उनको संभालना मुश्किल होता जाएगा। नहीं विशाखा, तुम यहीं रहोगी। और विशाखा रोते हुए चली जाती है। स्वामी, विशाखा कह तो सही रही थी, सलाखा से मिले हुए इतने बरस हो गए हैं। तुम ठीक कह रही हो प्रिय, मैं जीजी को अभी फोन करता हूँ। मिहिर और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। मुझे उस नीलगाय का कुछ तो करना ही होगा। और मिहिर उसे ढूंढता हुआ कॉलेज के गार्डन में पहुंच जाता है, जहां सलाखा बेंच पर बैठी हुई थी और हवा से उसके बाल लहरा रहे थे। ये देख मिहिर सलाखा को निहारने लगता है। कुछ तो अलग बात है इस लड़की में। नहीं मिहिर, ये तू क्या कह रहा है? तुझे तेरा मकसद भूलना नहीं चाहिए। तभी मिहिर के कंधे पर कोई हाथ रखता है और मिहिर चौंक कर पीछे देखता है। सामने मृणालिनी खड़ी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो देखने आई थी कि तुम्हें तुम्हारा मकसद याद भी है या नहीं। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। सुनो, बाबा चाहते हैं कि हम मिलकर जल्दी से हमारे काम को अंजाम दें। और मिहिर पुरानी बात याद करता है। मिहिर गुफा में कटकानंद के पास खड़ा होता है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप मेरी माँ को ठीक नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है? मूर्ख लड़के, ये सब काम हमारा नहीं,
इसके लिए तुम्हें एक विशेष बलि देनी होगी। बलि? कैसी बलि बाबा? तुम्हें एक ऐसी नागिन की बलि देनी होगी जो असाधारण हो। और मिहिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल जाता है। हाँ, मुझे सब याद है। मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी करूँगा, पर तुम्हारी कैसी मजबूरी थी? मैं अधिक बात तो नहीं बता सकती, मगर मैं भी किसी रहस्य की तलाश में हूँ। रहस्य? कैसा रहस्य? बहुत साल पहले खटकानंद का गुरु था कौशिक नाम का। कौशिक ने अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरी बहन मयूरी को अपना मोहरा बना लिया था, मगर मुझे लगता है कि मेरी बहन मयूरी की कोई छिपी हुई कहानी है जिसका मुझे पता लगाना ही होगा। और मिहिर और मृणालिनी सलाखा के पास जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये यहाँ पर क्यों आया है? इट्स ओके सलाखा, चिल। अच्छा, इससे मिलो, ये मेरा भाई है मिहिर। क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए मिहिर के साथ ही रहने यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मिहिर बहुत शैतान लड़का है, पर ये दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा मिहिर, अब सब नाराजगी छोड़कर सलाखा को सॉरी बोलो। और मिहिर सलाखा को सॉरी बोलकर उससे हाथ मिलाता है। अब से तुम दोनों दोस्त, ओके? हाँ, ओके। और सलाखा घर चली जाती है। तभी उसकी बुआ सुलेखा सलाखा को बताती है कि उसके बाबा का फोन आया था। और बिटिया, उन्होंने तुझे गांव मिलने के लिए बुलाया है। क्या माँ बाबा ने मुझे बुलाया है? मैं तो बहुत खुश हूँ बुआ जी। ना जाने कितने बरस बीत गए और मैंने अपने माँ बाबा को देखा भी नहीं। मैं कल ही गांव चली जाती हूँ। और सलाखा एक्साइटमेंट में पूरी रात सो भी नहीं पाती, और जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसके कमरे की खिड़की से कोई अंदर आता है और वो परछाई एक नाग में बदल जाती है। ये लड़की सोते हुए कितनी मासूम लग रही है। तभी नाग की पूंछ से आवाज होती है, जिसकी वजह से सलाखा की आंख खुल जाती है और वो कमरे में नाग को देखती है। मगर सलाखा जैसे ही लाइट्स ऑन करती है, वो नाग वहां से चला जाता है। ये क्या हुआ? क्या मैंने सच में मेरे कमरे में कोई नाग देखा था? सलाखा की बच्ची, लगता है तुझे अभी से नागिस्तान के सपने आने लगे हैं। और सलाखा फिर से सो जाती है और अगले दिन गांव के लिए रवाना हो जाती है और नागिस्तान पहुंच जाती है। नागराज और नागरानी सलाखा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। बेटा, अब तू आ ही गई है तो कुछ दिन रुक कर ही जाना। नहीं, सलाखा की माँ, भावुक मत हो। सलाखा का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बाबा, विशाखा कहाँ है? विशाखा ये सब छुपकर देख रही थी। तभी उसकी नजर सलाखा के कपड़ों पर पड़ती है। देखो तो जरा शहर जाकर कैसे मैडम बनकर आई है ये, और मैं यहाँ गांव में ही रह गई। और विशाखा चिढ़कर सलाखा से मिले बिना ही जंगल में चली जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है। तभी मिहिर भी वहां आ जाता है। ऐसे रोने से क्या होगा विशाखा रानी, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिल लेना चाहिए। और मिहिर विशाखा के कान में कुछ कहता है। जाओ, जाकर अपनी बहन से मिल लो और फिर आगे तुम्हें पता ही है क्या करना है। विशाखा और मिहिर दोनों हंसते हैं और विशाखा वापस जाकर सलाखा को बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है। सलाखा, ओ सलाखा, मेरी बहना। सलाखा विशाखा की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है। विशाखा, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। और सलाखा घर के बाहर आकर देखती है तो वहां विशाखा नहीं होती। तभी विशाखा फिर से सलाखा को आवाज लगाती है और सलाखा उसकी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। क्यों सलाखा, मजे आ रहे हैं? बचपन में कैसे हम दोनों यूं ही खेला करते थे। हाँ विशाखा, पर अब बहुत हुआ। तुम सामने आ भी जाओ अब। पर विशाखा यूं ही करती रहती है और सलाखा विशाखा की आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मेरा गांव, मेरी जगह कितनी खूबसूरत है। आज बरसों बाद ये नजारा फिर से देखने को मिला है। तभी सलाखा के पीछे एक हाथ आता है। अच्छा, ऐसी बात है तो जा इस नजारे में ही समा जा। और विशाखा पहाड़ी के पास खड़ी सलाखा को धक्का मार देती है। सलाखा पहाड़ी के पास खड़ी होती है कि तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे धक्का देता है। बचाओ मुझे। तभी विशाखा की हंसने की आवाज आती है। विशाखा सलाखा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती है। क्यों, डर गई ना तू सलाखा? विशाखा की बच्ची, तू कभी नहीं सुधरेगी। अगर मैं गिर जाती तो? कभी भी नहीं। आज इतने सालों बाद तू आई है तो थोड़ी सी मस्ती तो करनी चाहिए ना मुझे।
और तू गिर जाती तो बस ज्यादा से ज्यादा मर जाती। सलाखा और विशाखा दोनों हंसते हैं। और कैसी है विशाखा? कैसी होंगी? नागिस्तान में रहकर तेरी बहन तो गवाह रह गई और तू बन गई शहरी मेम। नहीं, ऐसी बात नहीं है विशाखा। नागिस्तान की जिंदगी सच में बहुत आसान थी और शहर की जिंदगी उतनी ही मुश्किल। तो यहाँ माँ बाबा के पास है, बहुत लकी है। हाँ, ये तेरी सारी चिकनी चुपड़ी बातें मैं समझती हूँ। और तभी पेड़ के पीछे छिपा हुआ गिरीश विशाखा को इशारा करता है और विशाखा जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ विशाखा, तू हंस क्यों रही है? वो मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। क्या? कैसा सरप्राइज? सलाखा घबराते हुए घर लौटती है और कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लग जाती है। क्या हुआ सलाखा बेटिया, ये तू अचानक से कहाँ जा रही है? माँ, मुझे वापस शहर जाना है, मैं अब नहीं रुक सकती हूँ। पर अचानक से तुझे हुआ क्या सलाखा? मुझे कॉलेज का काम है, मुझे वापस जाना है, वो भी आज ही। नागरानी और नागराज दोनों सलाखा को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सलाखा उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। सलाखा सुलेखा के यहाँ आ जाती है। अरे बिटिया, तू इतनी जल्दी वापस भी आ गई? मैं बहुत थकी हुई हूँ, अपनी पकाऊ बातों से मुझे तंग करना बंद करो। और सलाखा अपने कमरे में चली जाती है। सुलेखा को सलाखा का यह बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है। सलाखा कमरे में जाकर खिड़की से बाहर पूरा शहर देखती है और जोर जोर से हंसती है। हाँ, अब आराम कर लेती हूँ, कल फिर मुझे कॉलेज भी तो जाना है। और अगले दिन सलाखा सुबह कॉलेज के लिए तैयार होती है और जैसे ही जाने लगती है, सुलेखा सलाखा को टिफिन देती है। क्या बुआ जी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे टिफिन दे रही हो? और सलाखा कॉलेज चली जाती है। नागरानी विशाखा के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए, अरे मेरी गुड़िया रानी, बाहर भी आ जाओ बिटिया। देख, अब तो सलाखा भी जा चुकी है और तुम कल रात से बाहर ही नहीं आई हो। तभी कमरे से विशाखा की आवाज आती है। माँ, मैं एक बहुत जरूरी पूजा कर रही हूँ, अगले 2 दिन तक मुझे तंग मत करना, जाओ यहाँ से। यह सुनकर नागरानी हैरान हो जाती है, मगर फिर वो विशाखा को कुछ नहीं बोलती। सलाखा कॉलेज पहुंचती है और तभी उसे गेट पर कुछ लड़के मिल जाते हैं। अरे वो नीलगाय किधर चली? कभी हमारी ओर भी ध्यान दे दिया करो। ये सुन सलाखा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपनी नागिन वाली आंखें उन लड़कों को दिखाती है। बचाओ, ये नीलगाय नहीं, ये तो भूत है। और लड़के वहां से भाग जाते हैं। मिहिर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी वो सलाखा के एकदम करीब आ जाता है। हेलो नीली परी। हाय। आज हमारी शान से नील परी को इतना गुस्सा आ गया। सलाखा को मिहिर की बातें आज चुभने की बजाय गुदगुदी कर रही थी। नहीं, वो तो बस। मिहिर तभी सलाखा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। तुम्हें पता है तुम कितनी हसीन हो, मेरा दिल छूकर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए मेरा दिल कितना जोर से धड़कता है। सलाखा को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, पर मैं तुम्हारा नाम भूल गई हूँ, सुंदर लड़के। यह सुनते ही मिहिर सलाखा का हाथ छोड़ देता है और वहाँ मृणालिनी भी आ जाती है। अच्छा किया, तुम मेरे पागल भाई मिहिर का नाम भूल गई। वैसे मेरा तो याद है ना? हाँ, वो मैं याद है मुझे। अरे मृणालिनी, तुम फिर मेरे कॉलेज में आ गई। मिहिर और मृणालिनी दोनों बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। मिहिर, कितना प्यारा नाम है। नागिस्तान में एक गुफा के बाहर गिरीश आकर खड़ा होता है और जोर से हंसता है। बाबा, हमारा जाल बिछ चुका है और एक मछली तो फंस भी चुकी है और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। शाबाश, पर अभी और होशियार रहने की जरूरत है। तभी गिरीश गिरगिट अवतार में गुफा के अंदर जाता है। यहाँ तो सब ठीक है। गुफा में अंधेरे में एक लड़की सोई हुई थी। मृणालिनी सलाखा से, सलाखा, क्या तुम भी हमारे साथ कल पिकनिक पर चलोगी? वाओ, पिकनिक? हाँ, मुझे जाना है। ठीक है, तो कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और सलाखा वहां से चली जाती है। तुम जानते हो ना मिहिर, तुम्हें क्या करना है। जितना जल्दी तुम काम खत्म करोगे, तुम्हारी माँ उतनी ही जल्दी ठीक होगी। और मिहिर भी वहां से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर आंख बंद कर सोचता है। तभी उसको उसकी माँ का चेहरा नजर आता है। छोटा मिहिर घर में इधर उधर दौड़ता है और उसकी माँ उसके पीछे भाग रही थी।
मिहिर रुको तो मेरे बच्चे। और मिहिर की माँ मिहिर के पास जाती है, जो और कोई नहीं शिवानी ही थी, जिसने तांत्रिक गुरु और कौशिक के चुंगल से अपने परिवार को बचाया था। कितने शैतान हो गए हो तुम मिहिर। देखो ना अर्जुन, हमारा बेटा तो हमसे भी तेज है। और तभी वहां मिहिर के बाबा अर्जुन भी आ जाते हैं। अर्जुन और शिवानी मिहिर को देखकर खुश होते हैं और तभी मिहिर की नींद खुल जाती है। माँ बाबा, मुझे माँ बाबा के लिए सलाखा की बलि देनी ही होगी। और अगले दिन मिहिर सलाखा को लेने चला जाता है। सलाखा सज धज कर तैयार हुई बैठी थी और मिहिर के साथ बैठकर पिकनिक वाली जगह जाने लगती है। सलाखा ने मिहिर के कंधे पर हाथ रखा था। कितना प्यारा लड़का है ये, लगता है मुझे मिहिर से अब शादी कर लेनी चाहिए। वहां मृणालिनी और उनके और भी दोस्त पहले से ही मौजूद थे और मिहिर और सलाखा भी वहां चले जाते हैं। सभी लोग वहां मस्ती करने लगते हैं। तभी मिहिर सलाखा का हाथ पकड़कर उसे पेड़ के पीछे ले जाता है। सलाखा देखो, आज भी तुम मेरे करीब जैसे ही आती हो, मेरे दिल की धड़कनें मुझे तंग करने लगती हैं। सलाखा शर्माती है। पर सच कहूँ तो मुझे सलाखा के साथ ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जैसा पहले होता था। कुछ बदली बदली सी लग रही है। सलाखा, कौन हो तुम? सलाखा ये सुनते ही घबरा जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो मिहिर? मैं तो सलाखा ही हूँ। और तभी पीछे से सलाखा को कोई नील गाय बुलाता है और सलाखा पलटकर उसे घूरने लगती है। मिहिर अपने हाथों में पीछे एक खंजर लिए हुए था। यही सही मौका है, अब ये खंजर इसके सीने में आर पार कर देता हूँ। मगर मिहिर के हाथ कांपने लग जाते हैं और वो सलाखा को मार नहीं पाता। हाँ मिहिर, तुम कुछ कह रहे थे। मैं कुछ भी तो नहीं। चलो सबके पास चलते हैं। सुलेखा सलाखा के जाने के बाद उसके कमरे में जाती है। जब तक ही वापस आएगी तब तक मैं उसका कमरा साफ कर देती हूँ। और सुलेखा सलाखा के बिस्तर की चादर उठाती है तो वहां कुछ अजीब सा देखती है। सुलेखा देखती है कि सलाखा की चादर पर ढेर सारा नीला रंग लगा हुआ था। ये क्या अजीब बात है, इतना सारा नीला रंग? सलाखा जब आएगी तब उससे पूछूंगी। तुमने वो काम नहीं किया। मुझे थोड़ा समय और चाहिए, पर तुम विश्वास करो, मैं जरूर ये काम कर दूंगा। अच्छा गाइस, चलो अब नदी में खेलते हैं। ये नदी में तो बहुत मजे आएंगे। सलाखा ये सुनते ही घबरा जाती है। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे पानी से डर लगता है, मैं नदी में नहीं जाऊंगी। ओ कम ऑन सलाखा, अब सबके होते हुए कैसा डर? पर सलाखा नहीं मानती और साइड में चली जाती है। तभी मिहिर अचानक से सलाखा का हाथ पकड़कर उसे गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर नदी के पानी में फेंक देता है। यह देखकर सलाखा की चीख निकल जाती है। मिहिर, ये क्या बदतमीजी है? और बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी मृणालिनी सलाखा की ओर इशारा करती है। मिहिर, वो देखो क्या है। मिहिर सलाखा की ओर देखता है और चौंक जाता है। कौन हो तुम? सलाखा के शरीर का नीला रंग पानी लगने से निकलने लगा था, जिस वजह से सलाखा आधी नीली और आधी गोरी रंग की हो गई थी। सलाखा ये देखकर घबरा जाती है और पानी के अंदर डुबकी मार लेती है। अब देखिए हमारी कहानी के अगले भाग में क्या नया दिलचस्प मोड़ आने वाला है। कैसे दो बहनें बरसों पुरानी शिवानी और अर्जुन की प्रेम कहानी को खुद से जोड़ बैठी हैं और कटकानंद मिहिर को अपने इशारों पर कैसे नचा रहा है। कहानी के ऐसे ही दिलचस्प मोड़ को देखने के लिए देखते रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 ओनली ऑन पापा टीवी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।